देखिए, इतिहास न सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा-जोखा नहीं होता। ये कहानियां होती हैं ऐसे किरदारों की जिनकी हिम्मत और दिलेरी की बातें आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा की गाथा में उतरने वाले हैं। नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बताए, ये पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी का सच है। एक ऐसा नाम जिसमें वीरता भी है, प्रेम भी है और बलिदान भी। तो चलिए उनकी इस अविश्वसनीय कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, हर हीरो की कहानी ना कुछ खास होती है और पृथ्वीराज की कहानी तो कुछ ज्यादा ही खास है। ये सिर्फ एक राजकुमार के राजा बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक लेजेंड, एक किंवदंती बनने का सफर है। जरा सोचकर देखिए, एक 11 साल का बच्चा, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में पृथ्वीराज के कंधों पर अजमेर और दिल्ली जैसे दो बड़े राज्यों की जिम्मेदारी आ गई थी। यहीं से पता चलता है कि वो कितने असाधारण थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। पृथ्वीराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, अरे वो तो एक स्कॉलर थे, कला के पारखी थे। और हाँ, उनकी वो खास कला, शब्द भेदी बाण चलाने की, मतलब आवाज सुनकर निशाना लगाना, इसे तो लोग लगभग दैवीय शक्ति मानते थे। वाकई क्या कमाल का व्यक्तित्व था उनका। एक तरफ तो वो एक महान शासक के तौर पर अपनी पहचान बना ही रहे थे, लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां प्यार और जंग एक साथ आ खड़े हुए। और जानते हैं, इसी मोड़ ने उनकी पूरी किस्मत, उनकी डेस्टिनी तय कर दी। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक विलन होता है। पृथ्वीराज की कहानी में वो थे कन्नौज के राजा जयचंद। असल में जयचंद पृथ्वीराज की बढ़ती हुई ताकत और शोहरत से जलते थे। उन्हें लगता था कि पृथ्वीराज उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है और ये दुश्मनी बहुत जल्द पर्सनल होने वाली थी। और इस दुश्मनी की आग में घी डाला प्यार ने। हुआ यूं कि जयचंद की बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज को कभी देखा तो नहीं था, पर उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर मन ही मन उन्हें अपना सब कुछ मान बैठी थीं। तो जब उन्होंने ये संदेश भेजा तो ये सिर्फ एक प्रेम पत्र नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी। ये जो हुआ ना, ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, सच में। सोचिए, जयचंद ने बेइज्जती करने के लिए पृथ्वीराज का पुतला दरवाजे पे खड़ा किया और संयोगिता ने सारे राजाओं को छोड़कर उसी पुतले को माला पहना दी। ये तो जयचंद के घमंड पर सीधा तमाचा था। और फिर पृथ्वीराज का वहां आना और भरी सभा से संयोगिता को ले जाना, बस इसी एक घटना ने जयचंद को पृथ्वीराज का जानी दुश्मन बना दिया। तो एक तरफ तो घर में ही एक दुश्मन तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ भारत की सीमाओं पर एक बहुत बड़ा खतरा दस्तक दे रहा था, मोहम्मद खोरी। अब असली टक्कर का स्टेज सेट हो चुका था। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी, ये दो सोच की टक्कर थी। एक तरफ थी पृथ्वीराज की सेना जो अपने उसूलों पर लड़ती थी, मतलब निहत्थे पर वार नहीं करना, भागते दुश्मन को छोड़ देना। और दूसरी तरफ थी गौरी की फौज जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, जीत, चाहे जैसे भी मिले, छल से, धोखे से या ताकत से। और हुआ भी वही। पृथ्वीराज की सेना ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि गौरी की सेना के पैर उखड़ गए। वो हार गया। लेकिन यहीं पर पृथ्वीराज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अपने राजपूत धर्म का पालन करते हुए उन्होंने भागते हुए दुश्मन यानी गौरी को जिंदा जाने दिया। कहते हैं ना, कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाती है। तराइन की पहली जीत और एक अंदरूनी दुश्मन का धोखा, ये दोनों मिलकर पृथ्वीराज के पतन की कहानी लिख रहे थे। तो जब गौरी 1 साल बाद वापस आया तो वो सिर्फ अपनी फौज के दम पर नहीं आया था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जयचंद का दिया हुआ धोखा। जयचंद ने सिर्फ गौरी को अंदर की खबरें ही नहीं दी, बल्कि बाकी राजपूत राजाओं को भी भड़काया कि वो पृथ्वीराज का साथ ना दें। उसने राजपूतों की एकता की जड़ पर ही वार कर दिया था। इस बार गौरी ने सीधी लड़ाई नहीं की, उसने धोखा दिया। उसने रात के अंधेरे में हमला किया, जो राजपूतों के युद्ध के नियमों के एकदम खिलाफ था। राजपूत सेना इस तरह के हमले के लिए तैयार ही नहीं थी। और ऊपर से जो एकता पहली लड़ाई में थी, वो अब जयचंद की वजह से टूट चुकी थी। बस इसी धोखे और फूट का नतीजा ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा तो अब शुरू होना था। सोचिए, एक राजा जो सब कुछ हार चुका है, बंदी है, क्या वो फिर से पलटवार कर सकता है? गौरी ने पृथ्वीराज को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर पृथ्वीराज का सिर झुका नहीं। और जब उनका स्वाभिमान नहीं टूटा तो गौरी ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने गरम सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। एक योद्धा की आंखें छीन लेना,
इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक सच्चा योद्धा जिस्म से नहीं, जज्बे से लड़ता है, और पृथ्वीराज का जज्बा अभी भी जिंदा था और इंतकाम की आग में जल रहा था। यहीं पर उनके दोस्त, उनके सबसे वफादार साथी चंद्रबरदाई ने कमाल की योजना बनाई। उन्होंने घोरी को उकसाया कि वो पृथ्वीराज की उस अनोखी कला, शब्दभेदी बाण का प्रदर्शन देखे, और फिर जब मौका आया तो उन्होंने इस दोहे में, एक कोडेड मैसेज में, पृथ्वीराज को बता दिया कि घोरी ठीक कहाँ बैठा है। और जैसे ही गौरी ने हुक्म दिया, चलाओ बाण, उसकी अपनी आवाज ही उसकी मौत का पता बन गई। उसी आवाज का पीछा करते हुए पृथ्वीराज के तीर ने अंधेरे में भी अपना निशाना ढूंढ लिया और सीधा गौरी के गले में जा लगा। एक अंधे योद्धा ने उस वक्त के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक को मार गिराया था। दोनों दोस्त जानते थे कि इसके बाद उनका बचना नामुमकिन है, तो दुश्मन के हाथों बेइज्जत होकर मरने से बेहतर उन्होंने एक दूसरे की जान लेकर सम्मान की मौत को गले लगाया। ये थी दोस्ती, जो जिंदगी में भी साथ थी और मौत में भी। पृथ्वीराज चौहान के साथ ही दिल्ली पर आखिरी हिंदू सम्राट का शासन खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी लेगेसी, उनकी विरासत आज भी जिंदा है और हमें बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो सवाल यह है कि आखिर वो हारे क्यों? अगर हम देखें तो उनकी हार का कारण सिर्फ सेना की कमी नहीं थी। सबसे बड़ी वजह थी राजपूत राजाओं में एकता की कमी, जयचंद जैसे लोगों का धोखा, और हां, उनके अपने उसूल। एक ऐसे दुश्मन के सामने दया दिखाना जो कोई उसूल नहीं मानता, ये भी एक बड़ी भूल साबित हुई। और यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है ना? पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी हमें बार बार एक ही बात याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जब हम आपस में बटे होते हैं तो कोई भी हमें हरा सकता है। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जिसे शायद हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।